चल रहा है कोई। अच्छा सर। एवरीबॉडी नमस्कार एमपी, आप सभी का दूरदर्शन की लाइव प्रस्तुति नमस्कार एमपी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के शो में आपके साथ मैं हूं श्वेता। दर्शकों, नमस्कार एमपी एक ऐसा कार्यक्रम है जहां ज्ञान, विज्ञान, जानकारी, साथ ही साथ आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली चर्चाएं होती हैं और साथ ही साथ होता है मनोरंजन का, जिसमें हम आपको बहुत सारे गीत सुनवाते हैं हमारे एक कलाकार से। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज की तिथि क्या है। जी, हिंदी पंचांग के अनुसार आज विक्रम संवत 2071 के पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज 26 दिसंबर का दिन है। जी, तो अब हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको बताते हैं आज का विचार। जी, आज का विचार है, तथ्य कई हैं पर सत्य एक है। जी हाँ, फैक्ट्स आर मैनी बट ट्रुथ इज ओनली वन। बहुत सारे फैक्ट्स हमारे सामने होते हैं, बट जो सत्य होता है, जो सच होता है, वो हमेशा एक होता है। और हमारे बहुत सारे महान दार्शनिकों का भी कहना है कि सत्य की खोज करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सच को जानने के बाद आप उस परमात्मा को जान लेते हैं। चलिए, इस अच्छे और सद्विचार के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते हैं कि आज 26 दिसंबर में इतिहास में क्या हुआ था। चलिए पलटते हैं कुछ इतिहास के पन्ने। जी, आज का दिन इतिहास में सन 2004 में हिंद महासागर में आज ही के दिन सुनामी ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में भारी तबाही मचाई थी। जी, सन 1893 में जर्मनी के प्रसिद्ध इतिहासकार हेनरी ट्राइएच्के का निधन हुआ था। सन 1893 में ही चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष माओ त्से तुंग का जन्म हुआ था। और सन 1969 में पूर्व सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके एक स्वतंत्र देश के खिलाफ अपनी सबसे लंबी लड़ाई शुरू की थी। आज ही के दिन सन 1899 में अमर शहीद उधम सिंह का जन्म पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। और आपको बताना चाहेंगे कि जो उधम सिंह हैं, हमारे शहीद उधम सिंह हैं, उनका जज्बा देखिए। उन्होंने लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मारी। जी हाँ, वो जिस कॉलेज के प्रिंसिपल बने वहाँ पर उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया। लंदन गए, वहाँ पर एडमिशन लिया और किताब के बीच में रिवॉल्वर रखी और वहाँ से उन्हें गोली मारी। देखिए कि क्या जज्बा था, भारत के प्रति उनका जो प्रेम था वो देखिए। और यहाँ पर एक और इतिहास हमारे पास, आज के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह और बाबा आमटे का भी जन्मदिन है। आज का दिन बेहद खास है दर्शकों। और आपको बताएंगे कि आज ही के दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन हुआ था। कहते हैं ना, सत्ता और ताकत बंदूक की नली से निकलती है। बहुत खास बात आज के दिन में। जी, एक और है आज बहुत खास बात, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की आज पुण्यतिथि है। उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बहुत मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि शंकर दयाल जी भोपाल के ही रहने वाले थे। बहुत अच्छा इतिहास आज का 26 दिसंबर का जो दिन है वो इतिहास में भी बेहद खास रहा। चलिए आज के दिन को और खास बनाते हैं, आपको बताते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन कौन से दिलचस्प लोग हैं। आइए आपसे उनका परिचय कराते हैं। आज एक कलाकार में हमारे साथ हैं मधु तिवारी जी और उनके साथ हैं हरप्रीत खुराना जी। मधु तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार एमपी में। हरप्रीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज की बात की तरफ। आपको बताते हैं कि आज की बात के हमारे एक्सपर्ट कौन है। जी, आज हम आप की मुलाकात करा रहे हैं दीपक वर्मा जी से। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार एमपी में। जी, आप एकीकृत जिला शिक्षा एवं सूचना प्रणाली में समन्वयक हैं। चलिए अब बढ़ेंगे कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक कलाकार से। जी, हम मधु जी से गुजारिश करना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि आज प्रोग्राम की शुरुआत में आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाली हैं। मैं श्री रामचंद्र जी का एक भजन सुनाने वाली हूँ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे लिए एक आदर्श हैं। जी, उन्हीं के ऊपर ये भजन है। क्या बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत भजन से। जी, श्री राम
बहुत धन्यवाद मधु जी, आपका बहुत ही मधुर प्रस्तुति। नमस्कार एमपी के शुरुआत में श्री रामचंद्र जी का भजन अभी अभी हम सब ने सुना। चलिए, पुरुषोत्तम राम की इस भजन के बाद हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। चलिए, अब समय हो गया है दर्शकों आज की बात का। जी, आज की बात में हम बात करेंगे दीपक वर्मा जी से, और आज की बात का हमारा विषय है एकीकृत जिला शिक्षा एवं सूचना प्रणाली। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है दीपक वर्मा जी। आप समन्वयक हैं डाइस राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में। सर, आपका एक बार बहुत बहुत फिर से अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार जी दीपक जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये डाइस क्या है। श्वेता जी, डाइस का मतलब होता है एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। इसे हम अंग्रेजी में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन कहते हैं। हम इसे यू डाइस भी कहते हैं, बट सामान्यतः जब हम डाइस की बात करते हैं तो वो एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली से है। इसका जो निर्माण है वो भारत शासन द्वारा किया गया है, और मजे की बात यह है कि ये जो कार्यक्रम है पूरे देश में इसका क्रियान्वयन किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन, जो हमारा शिक्षा का अधिकार कानून है, इसकी प्रगति, इसकी मॉनिटरिंग, इसकी समीक्षा, ये जो सारे काम हैं वो इसी डाइस के माध्यम से किए जाते हैं। डाइस में जो स्कूल की जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, सभी तरह के स्कूलों की सभी जानकारियाँ इसमें आती हैं। जैसे स्कूल की भौतिक स्थिति क्या है, स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्कूल में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, और उसमें बच्चों की जानकारी, परीक्षा का परिणाम, ऐसे सारी चीज़ें जो कक्षा 1 से 12 तक संचालित स्कूल हैं उन सब की जानकारी इसमें एकत्रित होती है। इसके लिए एक मार्गदर्शिका भी तैयार की जाती है, और जिसको हम वेबसाइट पर लोड करते हैं, और वो वेबसाइट के माध्यम से कोई भी इस मार्गदर्शिका को देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज की बात में बातचीत कर रहे हैं एकीकृत जिला शिक्षा एवं सूचना प्रणाली विषय पर, और हमारे साथ बात करने के लिए इस खास विषय पर हैं दीपक वर्मा जी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ गए हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए और आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं भोपाल के कोड के साथ 0755-266-0049। एक टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। जी, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं टेलीफोन नंबर के माध्यम से। जी दीपक जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में स्कूलों की संख्या क्या है। श्वेता जी, हमारे प्रदेश में कुल 51 जिले हैं, और उन जिलों में करीब 319 विकास खंड हैं, और इन विकास खंडों में करीब 54,600 गांव हैं, और इन 54,600 गाँव में लगभग 1,51,341 स्कूल संचालित हैं। बिल्कुल। और अगर आप इसको पूरे देश के संदर्भ में देखना चाहें तो लगभग 1.3 करोड़ स्कूल जो हैं जिनकी डाइस में जानकारी संकलित की जाती है। बिल्कुल। और जैसे हम डाइस की बात कर रहे हैं, यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो दीपक जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसके अंतर्गत सिर्फ सरकारी स्कूलों की आप जानकारियां जुटाते हैं, या फिर इसमें प्राइवेट स्कूल भी इसके घेरे में आते हैं। श्वेता जी, ये डाइस का जो सिस्टम है वो सिर्फ शासकीय स्कूलों के लिए नहीं है। इसमें शासकीय स्कूल के अतिरिक्त जितनी भी अशासकीय शालाएं हैं, चाहे वो CBSE की हों, ICSE के हों, नवोदय विद्यालय हों, सैनिक विद्यालय हों, जो सैनिक केंद्रीय विद्यालय हैं, संस्कृत विद्यालय हो सकते हैं, मदरसा विद्यालय हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि जहाँ भी कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हैं, उन सभी शालाओं की जानकारी डाइस में एकत्रित की जाती है। जी, ये जो जानकारी एकत्रित आप लोग करते हैं, इकट्ठी करते हैं, इससे बच्चों को क्या लाभ होता है। जब हम बच्चों के लिए कोई काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें ये बहुत आवश्यक है कि हमारे पास उन बच्चों की आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध हों। अब जब हमने डाइस में जानकारी संकलित की है तो हमें ये पता पड़ता है कि हमारी शालाओं में कितने बच्चे अध्ययनरत हैं, जातिवार, आयुवार उनकी कितनी संख्या है, कितनी बालक बालिकाएं हैं, और इस तरह की जो सब सारी जानकारी जब हमें प्राप्त हो जाती है तो फिर हम इसी के आधार पर उन बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करते हैं। जो बच्चियां हमारी शालाओं में पढ़ती हैं उनको निःशुल्क गणवेश का वितरण किया जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी बच्चियां होती हैं जो दूसरे गांव में चलकर जाती हैं, तो उनको फ्री साइकिल की जो पात्रता है वो भी हम जानकारी इसी के आधार पर निकालते हैं।
डायस में ही हम जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, यहाँ पर वर्मा जी आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी जुड़ गए हैं यूपी बाराबंकी से। जी नंद किशोर जी, आपका बहुत दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एमपी में नंद स्वरूप जी। हेलो हेलो प्रणाली है जी शिक्षा का, तो इसमें मान लीजिए कागजों पे तो बढ़िया चल रहा है स्कूल में, लेकिन वहाँ मौके की स्थिति अगर खराब है तो कोई व्यक्ति अभिभावक अगर सूचना देना चाहता है स्कूल के बारे में, तो कोई इसका हेल्पलाइन नंबर, कोई ऐसा नंबर है आपका जो जिसे वो सूचना दे सके, जिससे वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों का जो भविष्य सुधर सके? जी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। और अक्सर ये होता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जिनकी जानकारियां हमारे पास कई बार नहीं आ पाती हैं किसी भी कारण से। तो उसके लिए www.dice.in पर एक वेबसाइट है और यहीं पर उस पर टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। तो उस पर आप ईमेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से ये जानकारी दे सकते हैं कि इन स्कूलों की जानकारी यहाँ पर संकलित नहीं हुई है या कोई जानकारी छूट गई है, तो वो आप वहाँ पर बता सकते हैं। जी कोई टेलीफोन नंबर या कोई ऐसा कोई खास टेलीफोन नंबर तो अभी मुझे उसका टोल फ्री नंबर याद नहीं है, बट www.dice.in पर वो लिंक दिए हुए हैं जिनके माध्यम से आप ऐसी शालाओं की जो जानकारी है उसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हम यहाँ पर हमारे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर डाइस की वेबसाइट दे रहे हैं, आप चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आप नोट डाउन करके यहाँ इस दीपक जी आप वहाँ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को ये वेबसाइट कौन सी है? जी ये जो न्यूपा नई दिल्ली है उसकी वेबसाइट है, क्योंकि डायस का जो निर्माण किया गया है वो न्यूपा नई दिल्ली द्वारा किया गया है और उनकी जो वेबसाइट है उसका स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको www.dice.in जी dice.in आप इस पर ईमेल कर सकते हैं और सारी जानकारी भी ले सकते हैं आप यहाँ से। जी और हमारा अगला सवाल आपका, जैसे आपने बताया कि आप जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं स्कूलों की सारी डाइस के अंतर्गत, तो ये सारी जानकारियाँ कितनी सही हैं ये आप कैसे पता करते हैं? साथियों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी जानकारी हम एकत्रित करें उसका उपयोग और उसकी उपयोगिता तभी होती है जब वो जानकारी सही हो और बिल्कुल सटीक हो। तो इसके लिए दो तीन जो प्रक्रिया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब आप डाइस की जानकारी संकलित करते हैं तो जो डाइस का संकलन प्रपत्र है उसका बहुत ही ठीक प्रकार से प्रशिक्षण होना चाहिए। और जब प्रशिक्षण हो जाता है उसके बाद डाइस के प्रपत्रों में जानकारी भरी जाती है, तो फिर हमारी ये ज़रूरत होती है कि हम भरे हुए डाइस प्रपत्रों का ठीक प्रकार से जांच करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं, हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, ब्रिजमोहन गौर जी जुड़ गए हैं रायसेन से। जी ब्रिजमोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एमपी में आप सवाल नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी आप अपना सवाल करें। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि ये प्राइवेट स्कूल में ये फीस लगती है बच्चों की, जी क्या ये पूरी देना पड़ता है? गरीबी रेखा को इमरजेंसी है। बिल्कुल जी, और कुछ जानना चाहते हैं आप? बस मैडम जी जी बस, थैंक यू। अब वो ये जानना चाहते हैं जी, आप सवाल समझ ही गए उनका। जी साथियों RTE लागू होने के बाद हमें जो निजी विद्यालय हैं उनको इस बात की बाध्यता है कि वो अपने जो कुल सीटें हैं उसमें 25% सीटों पर जो हमारे दलित और जो गरीबी की रेखा वाले जो नीचे के बच्चे हैं उनको एडमिशन देने की बाध्यता है। इसके लिए आपको करना ये है कि आप अपने निकट के जो भी निजी या प्राइवेट स्कूल है आप वहाँ पर जाएं, उसके लिए वहाँ पर फॉर्म भरें। जब अगर ये फॉर्म्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फिर लॉटरी के माध्यम से उन बच्चों का चयन किया जाता है और उनको उस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। जी बिल्कुल, राइट टू एजुकेशन की बात यहाँ पर हुई। दर्शकों आप इस राइट से भी बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। और हमारा अगला सवाल दीपक जी आपसे ये है कि डाइस से जानकारियाँ जो हमें प्राप्त होती हैं वो किस प्रकार, किन बातों का हम पता लगाते हैं उनसे, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। डाइस की जब हम जानकारी एकत्रित करते हैं तो आपको पता है कि किसी भी योजना को क्रियान्वयन करने के लिए हमें बहुत सारी सूचनाओं की और जानकारी की आवश्यकता होती है। और डाइस एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम बहुत सारी ऐसी जानकारियां जुटा सकते हैं जो कि हमको वार्षिक कार्य योजना बनाने में मदद करती है। बहुत सारे हमारे ऐसे शैक्षिक
संकेतक होते हैं जिसको हम एजुकेशनल इंडिकेटर्स भी कहते हैं, जिसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि वर्तमान में हमारे जो बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी गुणवत्ता का स्तर क्या है, कितने बच्चे कक्षा 5वीं से 6वीं में जा रहे हैं, कि बच्चों का परीक्षा परिणाम कैसा है, उनकी गुणवत्ता कैसी है। ये सब सारी जानकारी हमको डायस के माध्यम से मिलती है। और आरटी के तहत हमको इस बात के लिए भी ये बाध्यता है कि जो छात्र और कक्ष अनुपात है उसके अनुसार हमारे पास भवन और क्लासरूम होने चाहिए, और छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है उसके अनुसार हमारे पास शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए। तो ये सब सारी जानकारियां हम डायस के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। अच्छी बात यहाँ पर। और हमारे साथ यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अजय कुमार यादव जी जुड़ गए हैं मैयर से। जी अजय कुमार जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरे गांव पे मेरे स्कूल में पानी पीने को भी नहीं है, घर पे भी पीने का भी नहीं है, लाइट व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी साथियों, जहाँ तक हमने अभी तक पिछले वर्षों में जो प्रयास किया है, और जब हम ज़िले की वार्षिक कार्य योजना बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास बसाहट से ज़िले से ये सारे आंकड़े इकट्ठे होके आते हैं कि हमारे पास किन स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, किन स्कूलों में शौचालय नहीं है। तो हम लोग ये सारी चीज़ों की जानकारी एकत्रित करने के बाद एक हम वार्षिक कार्य योजना बनाते हैं, और ये सब जानकारियाँ जुटाकर हम भारत शासन को जाते हैं, और भारत शासन में हमारे पास इस कार्य योजना का मूल्यांकन किया जाता है, और उसके आधार पर ये स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था जुटाने के लिए, शौचालय की व्यवस्था जुटाने के लिए हमको वहाँ से राशि दी जाती है। तो हमारा प्रयास तो ये होता है कि हम धीरे धीरे करते हुए सारे ही स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करा सकें। मुझे लगता है शीघ्र ही आपके स्कूलों में भी पेयजल की व्यवस्था अवश्य उपलब्ध होगी। बिल्कुल। यहाँ पर दीपक जी, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, प्रदीप पटेल जुड़ गए हैं पन्ना से। जी प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एमपी में। हेलो जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं प्रदीप जी। जी मेरा सवाल ये है जी कि मेरे यहाँ पर एक माध्यमिक पाठशाला है, एक प्राथमिक पाठशाला है। तो प्राथमिक पाठशाला में पहले बच्चे थे, पढ़ रहे थे, और वहाँ पर बच्चे 0 हो गए हैं, मतलब कोई बच्चे नहीं है, और जो वहाँ का टीचर है उसने वहाँ पर नाम दर्ज करके रखा है। तो इसके लिए क्या किया जाए? और वो स्कूल को चला रहा है, तो इसकी शिकायत कहाँ पर कर सकते हैं? जी सीधे सीधे एक शिकायत यहाँ पर दीपक जी, अब आप ही बताएं कि इसका हल क्या होगा। मुझे तो सबसे पहले इनको धन्यवाद करूँगा कि ये बहुत जागरूक हैं इस सब चीज़ों को लेकर। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले शिक्षा अधिकारी और ज़िले में पदस्थ जिला परियोजना समन्वयक को इस बात की जानकारी दें, और इस बात की पुख्ता व्यवस्था करें कि या तो वहाँ पर बच्चे हों, शाला संचालित हो, अन्यथा वो शाला। दीपक जी, आप यहाँ भोपाल से बैठ के कोई कार्रवाई कर सकते हैं क्या इनके लिए? हम यहाँ से कार्रवाई तो ज़रूर कर सकते हैं, मगर हमारे पास उसके लिए ज़िले से ही सूचना आएगी, उसके बाद ही हम इस पर कोई पहले इसकी जांच करवाएंगे और फिर हम उस पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे। क्या इनके द्वारा की गई शिकायत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा दीपक जी? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और इनकी शिकायत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सहयोग भी है, क्योंकि अगर इस तरह के जागरूक नागरिक नहीं होंगे और हमें ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ होंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सारी बातें हमें पता चली। हम यहाँ पर नमस्कार एमपी में बात कर रहे हैं आज डाइस के बारे में। चलिए दीपक जी, आप हमें बता रहे थे इस कॉल से पहले कि डाइस की जानकारियों को आप किन किन बातों का पता कर सकते हैं जानकारियों से? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब चूंकि आरटी आ गया है, और आरटी की ये बाध्यता है कि सभी स्कूलों में जो मिनिमम सुविधाएं हैं, जैसे पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सारी जो चीज़ें हैं स्कूलों में हैं या नहीं। मतलब ये कि जो स्कूल इस समय संचालित हैं वो आरटी के नियमों के तहत जो नियम बनाए गए हैं, जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं वो पूरी करते हैं या नहीं, ये सारी जानकारी हमको डायस के माध्यम से प्राप्त होती है। और फिर हम इसी के आधार पर ये पता करते हैं कि हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में ऐसे कितने स्कूल हैं जो आरटी के तहत जो हमारे नियम बनाए गए हैं, जो बाध्यता तय की गई हैं, उनको फुलफिल करते हैं। इसी तरह से आरटी में ये कहा गया है कि सभी बच्चों के लिए एक अनुमानित संख्या पर एक शिक्षक होना आवश्यक है। एक निर्धारित संख्या में जब बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्लासरूम की कक्षा
होने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इनसे निकाल पाते हैं। यहाँ पर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, शिवम जुड़ गए हैं हमारे साथ विदिशा से। जी शिवम, आप अपना सवाल कर सकते हैं दीपक जी से। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं सरकारी स्कूलों में, तो उनकी जो कमी है उसका पता हम किस वेबसाइट के थ्रू लगा सकते हैं कि कितने पद खाली हैं? और मेरा एक दूसरी शिकायत थी जी कि जो मनमाने तरीके से लोग रख लेते हैं बिना जानकारी के, तो इसकी शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं? आपका जो पहला प्रश्न है, हमें ये पता करना है, आप ये पता करना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी शालाएं हैं जहां पर अतिथि शिक्षकों को रखा जा सकता है या उसकी आवश्यकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने सभी स्कूलवार गणना करके कितनी छात्र संख्या है और उसमें कितने शिक्षक कार्यरत हैं, इस जानकारी को आधार मानते हुए स्कूल वाइज ये निकाल लिया है कि वहाँ पर और कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। और स्कूल को, ज़िले को, विकासखंड को इस बात की जानकारी होती है, वह हमारे एजुकेशन पोर्टल को देखकर ये पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर छात्र संख्या के मान से कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि मनमाने ढंग से अतिथि शिक्षकों को नियुक्त कर लिया जाता है, तो इसके संबंध में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने विकासखंड में जो बीआरसी हैं या ज़िले में जो जिला शिक्षा केंद्र अधिकारी हैं या डीपीसी हैं, आप उनसे जाकर अपनी शिकायत दे सकते हैं। जी दीपक जी, यहाँ पर नमस्कार एमपी में बात चल रही है एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली डाइस के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण विषय है दर्शकों, इस विषय पर हम वापस लौटेंगे। हमारे टेलीफोन नंबर्स आप एक बार नोट कर लीजिए, 0755-266-0049। एक टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040 और शुल्क रहित नंबर है, या आप इस पर कॉल कर सकते हैं, कोई भी शुल्क लागू नहीं होगा। और ये फ़ोन नंबर्स आप लिख लीजिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, हम लौट कर आएंगे इस विषय पर, लेकिन ज़रूरी है थोड़ा सा घूमना, और घूमना किसे पसंद नहीं है। तो चलिए आज हम आपको नमस्कार एमपी में दुनिया की सैर कराते हैं, किसी खास जगह ले चलते हैं आपको घूम घुमैया में। ये दिलचस्प है और दिलकश भी। जबलपुर के अनूठे वास्तु वैभव और कला निधियों को सहेजने का उपक्रम है रानी दुर्गावती संग्रहालय। पंडित श्यामाचरण शुक्ल ने सन 1964 में इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था। अनेक ऐतिहासिक धरोहर और दस्तावेज यहाँ सुरक्षित हैं और जबलपुर के समृद्ध इतिहास का द्योतक भी। यहाँ संग्रहित पाषाण प्रतिमाओं का जीवंत सौंदर्य बरबस ही मन को मोहता है। नयनाभिराम और चिंताकर्षक प्रतिमाओं के अलावा यहाँ बहुत कुछ है। राजा मदन सिंह का तात्या टोपे को लिखा पत्र, नागपुर के कमिश्नर प्लाउडाउन को डिप्टी कमिश्नर इलियट का वीर नारायण सिंह को रायपुर में सरे आम फांसी देने संबंधी खत और सन 1842 के बुंदेला विद्रोह के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा गया खरीदा। इस संग्रहालय की स्थापना 1976 में की गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इस संग्रहालय में 8 दीर्घाएं हैं, जिसमें भूतल पर 3 दीर्घाएं हैं। इसमें पहली दीर्घा शैव गैलरी है, दूसरी है वैष्णव, तीसरी जहाँ खड़े हुए जैन गैलरी है। ऊपर एक शिलालेख दीर्घा है, सिक्कों की गैलरी है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित गैलरी है, एक आदिवासी गैलरी है और एक 64 योगिनी मंदिर की गैलरी हमने बनाई है। 64 योगिनी मंदिर की गैलरी में हमने 64 योगिनी के मंदिर और वहाँ जो योगिनियों की मूर्तियाँ हैं उसके पूरे फ़ोटो लगाए हैं। ये सोच कर बनाया गया कि अगर कोई भेड़ाघाट ना जा सके तो वो पूरा उस 64 योगिनी मंदिर का दर्शन यहाँ कर सकता है। यहाँ जो मूर्तियाँ हैं मेनली वो कल्चुरी काल से संबंधित हैं, 9वीं से 12वीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ हैं।
और सिक्कों में भी हमारे संग्रहालय में सिक्कों का अच्छा संग्रह है। ये भी द्वितीय मौर्य काल से लेके मध्यकाल तक के सिक्के हम लोगों ने यहाँ डिस्प्ले किए हैं। मूर्ति तलचुरी मूर्ति कला की दृष्टि से बहुत मुख्य प्रमुख है, क्योंकि इस संग्रहालय में पूरे जबलपुर संभाग के कई स्थलों की मूर्ति हम लोगों ने संग्रह की हैं। त्रिपुरी है, दमोह का दोनी है, कारी तलाई है, तो वो सब जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ के पुरातत्व विरासत के संबंध में, यहाँ की कला के संबंध में एक ही संग्रहालय में आके वो देख सकते हैं। अभी अभी आपने जबलपुर के रानी दुर्गावती म्यूजियम की सैर की। नमस्कार एमपी में। दर्शकों, जब भी आपका जबलपुर जाना हो तो ये म्यूजियम आप ज़रूर देखें। और घूमना मैंने पहले ही कहा था कि किसे अच्छा नहीं लगता, और मुझे भी बहुत पसंद है। अगर मुझे मौका मिले तो ये म्यूजियम देखने में ज़रूर जाना चाहूँगी। और जैसा कि हमने यहाँ पर बात की म्यूजियम की, इतिहास, हमारा जो इतिहास है वो इतना गौरवशाली है, उसका एक झरोका हमने आपको छोटा सा दिखलाया, यहाँ पे एक झलक दिखलाई, एक दर्पण है इतिहास ये जानने का कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। आज की विषय पर में बात कर रहे हैं डाइस के बारे में, जिस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं दीपक वर्मा जी। तो चलिए आप उनसे बात करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 0755 266 0049 और एक टोल फ्री नंबर 1800 233 0049। आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं जी, और बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। चलिए उनसे एक और सवाल पूछते हैं। जैसा कि दीपक जी आपने बताया, स्कूलों की जो संख्या है लगभग 1.5 लाख, बहुत बड़ी संख्या है ये, और इतनी बड़ी संख्या के स्कूलों की जानकारी जुटा पाना कोई आसान काम नहीं है। तो आप ये काम किस प्रकार करते हैं? बिल्कुल सही कहा श्वेता जी। इतनी बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश में स्कूल हैं और इनकी जानकारी संकलित करना वाकई अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हम लोग पहले ज़िलों में टीम तैयार कर लेते हैं और उस टीम को उनके अलग अलग कामों को उनको बांट दिया जाता है, और उस जिम्मेदारी के अनुसार जो हमारी एक टाइम टेबल होता है, समय सारणी होती है, उसमें ये काम किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं और प्राचार्य हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि उनका बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण हो सके, ताकि जो डायस में प्रश्न पूछे गए हैं उसकी वो सही और सटीक जानकारी भर सकें। जब हमारे पास डायस के प्रपत्रों में जानकारी भरकर आ जाती है तो फिर हम उस भरे हुए प्रपत्रों की जांच करवाते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई जानकारी छूट गई हो या कोई जानकारी आधी अधूरी भरी गई हो। इसके बाद फिर उसको हम कंप्यूटर में एंट्री होती है, उसका कंप्यूटराइजेशन होता है, मगर कंप्यूटराइजेशन के समय भी बहुत सारी त्रुटियाँ होने की संभावना होती है। तो उस समय हम लोग करते हैं कि जैसे ही डेटा एंट्री कंप्लीट होती है तो हम उसकी स्कूल रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, जो कि 1 पेज का होता है और हिंदी में होता है ये। और इस स्कूल रिपोर्ट कार्ड को हम जितने भी संबंधित स्कूल हैं उनको वापस भेजते हैं, उनसे सत्यापन कराते हैं। अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो उस त्रुटि को हम पूरा उसको फिर से ठीक करते हैं। बिल्कुल। और दीपक जी, जैसे कि संगीत की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं और शिक्षा की बात आप हमसे बता रहे हैं, हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, आपकी संगीत में कितनी रुचि है ये जानना चाहेंगे। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है और मुझे ओल्ड मेलोडीज़ स्पेशली बहुत पसंद है। हालांकि मैं अपने बच्चों के साथ जो नए सॉन्ग हैं वो भी एंजॉय करता हूँ। और जैसा कि आपने बताया ओल्ड मेलोडीज, तो आप कुछ गाते भी हैं? हाँ, गाते हैं, बट यहाँ गाने को मत नहीं, हमारे लिए आपको कुछ तो गुनगुनाना पड़ेगा, हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, वो एक लाइन, सिर्फ एक लाइन दीपक जी। नहीं रहने जी, हमारी बात शायद आप मान नहीं रहे, लेकिन हम फिर भी आपसे एक बार गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप एक लाइन गुनगुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। एक गज़ल है जो मुझे अक्सर बहुत अच्छी लगती है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता।
बहुत ही फिलोसफिकल बात यहाँ पर दीपक जी की गज़ल से निकल कर आई कि कहीं ज़मीन नहीं मिलती तो कहीं आसमान नहीं मिलता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत गज़ल के लिए। लेकिन दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में नमस्कार एमपी में सूचना भी मिलती है, शिक्षा भी मिलती है और संगीत यानी मनोरंजन भी मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक बार फिर से संगीत की दुनिया में, जहां पर मधु तिवारी जी हमारे साथ है और उनके साथ है सिंथेसाइजर पे हरप्रीत खुराना जी। मधु जी, जैसे कि आज तो हमारे एक्सपर्ट ने भी एक लाइन गुनगुनाई, अब आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी संगीत में रुचि कैसे बनी? एक्चुअली जब हम लोग बचपन में छोटे थे और मेरे पापा सुबह उठ के म्यूज़िक चलाते थे, वो तो भजन ही चलते थे हमारे यहाँ, तो वो दिमाग में ऐसे बैठते गए। आज भी ऐसा लगता है कि नींद में हम कहीं भजन सुनते हैं। बिल्कुल। और मेरी मम्मी भी इसमें इंटरेस्ट रखती थी, तो वो धीरे धीरे हम लोग का टच भी होता गया और आज हम अपने बच्चों के लिए वो चीज़ को जिंदा रखने के लिए ये चीज़ करते हैं। अभी आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने जा रही हैं? अभी हम लोग मीरा का एक भजन सुना रहे हैं। जी बिल्कुल, तो हम मीरा बाई का एक भजन सुनते हैं नमस्कार एमपी में। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न फूटे चोर न लूटे, खर्चे न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत ही मधुर भजन नमस्कार एमपी में मधु तिवारी द्वारा। और जैसा कि भजन था पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, जिस व्यक्ति को इस संसार में राम रूपी धन मिल जाए, जिस व्यक्ति को भगवान के नाम का धन मिल जाए, उसे शायद किसी भी धन की ज़रूरत नहीं है।
और इसी कारण से वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी मर्यादाएं बनाई और उन्हें निभाया जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए आदर्श है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे इसी मधुर भजन के साथ। वापस चलेंगे दीपक जी के पास, जहां पर हम बात कर रहे हैं आज एकीकृत जिला शिक्षा योजना के बारे में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो डाइस के बारे में हमारी बातचीत चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसकी टीम का गठन आप किस प्रकार करते हैं, क्योंकि जानकारियां जुटाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता भी आपको पड़ती होगी। बहुत सही कहा आपने। इसके लिए हम लोगों ने जो जिले स्तर पर मुख्य रूप से जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं और जिला परियोजना समन्वयक होते हैं, वो हमारे इस पूरे इस कार्यक्रम के लिए हमारे मुख्यतः जिम्मेदार हमारी जो टीम है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जो विकास खंड वार हम कुछ नोडल पर्सन तैयार करते हैं, और वो नोडल पर्सन एक हमारे बीआरसी से हो सकते हैं और एक डाइट से हो सकते हैं, क्योंकि आपको अगर, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारी चीज़ें इसमें संख्यात्मक होती हैं। तो हमें कई बार ये फीडबैक भी दिया गया कि जब जो गणना करने वाला जो काम होता है, थोड़ा सा कई बार दिक्कतें होती हैं। तो अच्छा, चूंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो एजुकेशन के विशेष क्षेत्र से संबंधित होती हैं। यहाँ पे क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, एक दर्शक जुड़ गए हैं, पन्ना से जुड़ गए हैं दर्शक, उनका नाम है संजय। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एमपी में। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी हेलो जी, आप संजय जी अपना सवाल कर सकते हैं हमसे। जी मैडम, ये पूछना चाहता हूँ मैं जी कि जो ये अतिथियों की नियुक्ति होती है। हेलो जी जी, आपकी आवाज हमें लगातार मिल रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये अतिथियों की भर्ती होती है, तो ये पेपर में कहीं नियुक्ति के लिए निकलता है, कहीं नंबर के लिए निकलता है, और इसके प्रावधान में कुछ भी नहीं हो रहा है। जी, एक और शिकायत यहाँ पर संजय जी। मुझे लगता है शायद आपको थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। अतिथि शिक्षक की जो आवश्यकता होती है वो स्कूलवार होती है, और ये निश्चित नहीं होती है कि हमेशा हमें अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। और यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आरटीई आने के बाद हमें ये तय कर लिया गया है कि हमें एक निश्चित योग्यता के शिक्षकों की ही हमें वहाँ पर नियुक्ति की जा सकती है। अर्थात ये कि हमें बच्चों की गुणवत्ता, जो बच्चों की शिक्षा देनी है, उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षक होंगे उनकी योग्यता भी निर्धारित आरटी के तहत हो गई है। तो ये जो हम अतिथि शिक्षकों की बात करते हैं, एक ये बहुत छोटे समय और बहुत कम समय के लिए ये व्यवस्था की गई है। ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है और हमेशा ये व्यवस्था नहीं रहने वाली है। बिल्कुल दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नमस्कार एमपी में दर्शकों, आज पहली बार ऐसा मौका आया है जहां पर एक दर्शक हमारे सिंगर से सवाल पूछना चाहते हैं। जी, राजकुमार जी हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर नरसिंहपुर से। जी राजकुमार जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं हमारे आज की गायिका मधु तिवारी जी से। जी राजकुमार जी, आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। आवाज कम कर दें आप। जी, टीवी की आवाज कम कर दें राजकुमार जी। हेलो कर दें जी। हमें आपकी आवाज मिल रही है राजकुमार जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे जो संगीत या डांस क्लासेस सीखने चाह रहा हूँ मैम, डांस की। जी, तो मैम ये कहाँ सीखूं मैं? मतलब बिल्कुल यहाँ नरसिंहपुर क्षेत्र में कहीं पे नहीं है मैम, तो मतलब आप बता सकती हैं कि ये कहाँ से सीखा जाए? जी, नरसिंहपुर से राजकुमार जी का सवाल आपके लिए कि वो गायन और नृत्य के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कहाँ से सीखें? आप भोपाल आ जाइए उसके लिए। यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस हैं और बहुत सारे क्लासिकल म्यूज़िक भी आपको टीचर्स मिल जाएंगे। और आप उसमें यहाँ से हमारा नंबर ले लीजिएगा, तो जब भी आपको ऐसा कुछ कराना है आप हमारे टच में आइए, हम आपको करवाते हैं क्लासेस। लेकिन मधु जी, अगर ये भोपाल ना आ सके तो क्या नरसिंहपुर में भी ये शिक्षा ले सकते हैं? नरसिंहपुर का तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अपन लोग भोपाल में ही रह रहे हैं। हम लोग को तो भोपाल के टीचर्स का पता है। जी बिल्कुल। राजकुमार जी, आपको मेरी एक छोटी सी सलाह ये कि आपको थोड़ा सा अवेयर होके नरसिंहपुर एरिया में ही कोशिश करनी होगी, वहाँ पर कोई आपको गुरु खोजना होगा और उसके बाद आप वहाँ उनसे शिक्षा ले सकते हैं। और गुरु की जो तलाश है वो अगर इंसान कर ले और अगर उसे गुरु मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी के सारे काम सध जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप वहाँ पर थोड़ा सा तलाश कर लें, अगर वहाँ पर तलाश नहीं कर पाएँ तो फिर आप भोपाल आएँ। भोपाल में
मधु जी आपकी जरूर मदद करेंगी, नमस्कार एमपी भी आपकी मदद करेगा। जी दीपक जी, आप कुछ कह रहे थे, आपको बीच में हमने रोक दिया। जी हाँ, तो उसके लिए हम लोग विकास खंडवार नोडल पर्सन तैयार करते हैं और हर विकास खंड के लिए 2 नोडल पर्सन होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि डायस के प्रपत्रों का प्रशिक्षण कराना, डायस के प्रपत्रों में जानकारी संकलित करना और जो संकलित जानकारी है उसका कंप्यूटर में कंप्यूटराइजेशन कराना। तो ये पूरा जो दायित्व होता है वो हमारे 2 नोडल ऑफिसर होते हैं, उनका होता है, मगर मुख्यतः जिले के परियोजना समन्वयक और प्रोग्रामर इसके लिए ये काम पूरा देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे नमस्कार एमपी कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं और इसी समय दर्शकों समय हो गया है रोजनामा का। चलिए बढ़ते हैं रोजनामा में। छोटे घर को कैसे रखें व्यवस्थित, आज ये जानेंगे। रंगों का सही चुनाव करें, दीवारों पर हल्के रंग का पेंट करवाएं। गहरे रंग के पेंट से कमरे में लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जिससे कमरा अपना असल साइज से भी छोटा लगता है। हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम, आइस ब्लू पेंट का इस्तेमाल करें। जी, पर्दों के लिए भी हल्के रंगों का चुनाव करें। बड़ी डिजाइन वाले पर्दे और कुशन कवर ना लगाएं। स्मार्ट यूटिलिटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, जैसे फोल्डिंग वार्डरोब एक्सेट्रा। जी, लकड़ी के बड़े फर्नीचर ना रखें। व्यर्थ का सामान बिल्कुल भी इकट्ठा ना करें। उन चीज़ों को हटा दें जिनका इस्तेमाल आप ना के बराबर करते हों। जी, बड़े चित्रों और तस्वीरों को दीवार पर ना लगाएं। अपने सामान के साथ बहुआयामी रहें। अपने घर और कमरे को संतुलित रूप प्रदान करें। जी बिल्कुल, और जो घर होता है वो बहुत ही सुंदर होता है और छोटा हो या बड़ा, घर तो घर होता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप भी अपने घर को व्यवस्थित रखें, सभी को मैनेजमेंट सिखाएं और खुद भी संतुलित रहें। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दीपक वर्मा जी से। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि डाइस की टीम के गठन के बारे में आपने हमें बताया, और इसके अलावा क्या आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं टीम मेंबर्स के लिए? बिल्कुल श्वेता जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बात करते हैं कि डेटा में बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है तो ये भी आवश्यक है कि हम उस डेटा का ठीक प्रकार से विश्लेषण कर सकें, उस डेटा से क्या जानकारियाँ निकल रही हैं वो हम देख सकें। तो इस के लिए हम हमारे जो ज़िले के प्रोग्रामर्स हैं, ब्लॉक MIS में जो MIS कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सब का हम ज़िले स्तर पर, राज्य स्तर पर, और अभी 2 और 3 जनवरी 2015 में भारत शासन ने एक रीजनल वर्कशॉप रखी है, जिसमें दीपक जी इस जानकारी को जारी रखेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं टेलीफोन लाइन पे। दीवान सिंह जुड़ गए हैं मुरैना से। जी बिल्कुल, दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम होता है और लाइव फोन इन कार्यक्रम है ये। जी दीवान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार एमपी में। आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, उनसे शायद संपर्क नहीं हो पाया हमारा, उनका फोन कट गया है। जी दीपक जी, हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग की। इसी ट्रेनिंग के महत्व को देखते हुए भारत शासन भी अपने स्तर से रीजनल वर्कशॉप कराते हैं। बिल्कुल। रीजनल वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि जो हमारे प्रदेश के जितने भी प्रोग्रामर हैं, जो 50 जिलों में 51 जिलों में प्रोग्रामर हैं, उन सबको एक जगह पर बुलाया जाता है और फिर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि डेटा का महत्व क्या है, डेटा से आप कैसे इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, उसका कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग टेक्निकल वर्कशॉप करते हैं और जो डेटा एनालिसिस करते हैं वो भी हम उनके साथ टेक्निकल वर्कशॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती हैं काम के लिए। जी दर्शकों, चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं आज की बात से सीधे संगीत की दुनिया में। एक कलाकार में हमारे साथ है मधु तिवारी जी। मधु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार का संगीत पसंद करती हैं? मुझे लाइट भी अच्छा लगता है और जगजीत सिंह की गजल है जैसे, तो उन्होंने भजन में भी गाया है। अच्छा, और अभी आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाली हैं? अभी जगजीत सिंह जी का एक भजन सुना। जी बिल्कुल, तो फिर देर किस बात की। हे राम
पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तू अंतर्यामी जग का स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, इस जग के सारे काम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। जी बहुत खूब भजन यहाँ पर। जी, राम जी के बिना जीवन की नैया चल ही नहीं सकती है। चलिए इस भजन के सीधे बाद हम चलेंगे जाने ये भी की तरफ कार्यक्रम में। जी, जाने ये भी में आज जानेंगे महिला हेल्पलाइन 1090 के बारे में। जी, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है, जिससे छेड़छाड़ और प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को तुरंत मदद मिल सकेगी। ये हेल्पलाइन है 1090। इस 1090 इस हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन से कॉल किया जा सकता है। एक बार फिर से मैं आपको नंबर बता दूं, 1090 जी। हेल्पलाइन पर शिकायत मिलने पर तुरंत संबंधित थाना प्रभारी और जिले के नोडल अधिकारी को सूचित कर 24 घंटे के अंदर कार्यवाही के निर्देश दिए जाते हैं। जी, यहाँ पर हमने जाना महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में। सीधे चलेंगे आज की बात में। जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अशोक जी जुड़ गए हैं भोपाल से। जी, आइए उनसे बात करते हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार एमपी में। जी नमस्ते मैम। जी जी, आइए आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आज तक जो क्लास 8 तक जी जो बच्चों को पास करना कंपलसरी कर दिया है, यानी बच्चे को भले ही कुछ आए नहीं आए फिर भी उसको पास करना है। इससे तो बच्चों का एक प्रकार से भविष्य जो है अंधकार की हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास में कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो कि उन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन वो 6th 7th 8th क्लास में पहुंच गए हैं। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि उन्हें 9th क्लास 8th कैसे क्लियर करवाया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। प्रॉब्लम नंबर 1 तो ये है कि जी, बहुत बढ़िया सवाल आपका दीपक जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप चिंतित हैं बच्चे के भविष्य को लेकर। आपका जो कहना है कि हम कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं और बच्चे को आगे की क्लास में ले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे का हर कक्षा में मूल्यांकन किया जाता है और अगर ऐसा लगता है कि वो जो बच्चा है उसका मूल्यांकन ठीक नहीं हुआ है या मूल्यांकन के अनुसार उसका जो दक्षता है या उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो कम है, तो शिक्षकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनको अतिरिक्त समय में उनको पढ़ाएंगे, उनको अलग से ट्रेनिंग देंगे। मेरी बेटी है कार्मल स्कूल में पढ़ती है, यहाँ तक कि ये व्यवस्था उनके यहाँ भी लागू है कि वो 1 बजे के बाद 1 घंटे के लिए अलग से उनकी क्लासेस लगती हैं और उनको जो भी सब्जेक्ट उनके कठिन होते हैं जिसमें उनको कठिनाई होती है उसके लिए उनको क्लासेस दी जाती है। तो हमारी तरफ से और जो निर्देश हैं उसके अनुसार तो इस बात को हम सुनिश्चित करते हैं कि जब भी बच्चा अगली कक्षा में जाए तो वो निर्धारित योग्यता रखता हो और वो उस तरह से उसको सीख गया हो। उसके बाद भी अगर कुछ बच्चे ऐसे रह गए हैं तो उनका हमने अभी प्रतिभा पर्व के माध्यम से मूल्यांकन करवाया है, उनको हम ग्रेड करेंगे और ग्रेड करने के बाद ऐसे बच्चों की पहचान करके और उनको उसके लिए रेमेडियल क्लासेस दी जाएंगी। बहुत बढ़िया जवाब यहाँ पर। और दीपक जी आपसे ये भी जी एक और फोन कॉल हमारे नमस्कार एमपी में जी मंदसौर से एक और फोन कॉल जी गजराज जी का। गजराज जी आप अपना सवाल कर सकते हैं।
सर मैडम जैसे मैं पूछ रहा था। जी हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है गजराज जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैं पूछ रहा था जैसे जैसे जो भी शिक्षक होते हैं जो ट्रेंड होकर जैसे स्कूल में रेगुलर होते हैं जी, है ना जी, तो उन लोगों के लिए जैसे जो व्यक्ति अगर अपने नियमानुसार जो कार्रवाई करता है कि प्राण नंबर अलर्ट होना चाहिए, तो शिक्षकों की जो समस्या रहती है कि प्राण नंबर अलर्ट होना, तो जो अपन विधिवत कार्रवाई करते हैं तो यह कार्रवाई कौन करता है और कितने समय में होती है? जी बिल्कुल दीपक जी, यहाँ पर ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारे दर्शक बहुत अवेयर हैं, जागरूक हैं और हर एक बात की पूर्ण जानकारी रखते हैं। वाकई, और वो बधाई के पात्र हैं, उनकी जागरूकता के लिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। इनकी जो समस्या है प्राण नंबर से लेकर, उसके लिए आपको अपने जिला शिक्षा केंद्र के प्रोग्रामर या जिला परियोजना समन्वयक से संपर्क करना होगा और वो जिले स्तर पर जो कार्यवाही होगी उसके बाद वो हमको राज्य शिक्षा केंद्र स्तर पर भेजेंगे और हमारे जो एजुकेशन पोर्टल के जो अधिकारी हैं, जो नोडल ऑफिसर हैं, वो इसका क्रियान्वयन करते हैं और कोशिश ये की जाती है कि जो प्राण नंबर का जो आवंटन है वो 1 सप्ताह या जल्दी से जल्दी किया जा सके ताकि आपको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, विलंब ना हो। बिल्कुल विलंब ना हो। और यहाँ पर बिना विलंब के एक और कॉल हमारे पास अरविंद जी ग्वालियर से। जी अरविंद जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार एमपी में। जी जी जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हमें आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ सर, मेरा ये सवाल है। जी हाँ, आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दें अरविंद जी। हाँ देख सर। जी हाँ, जो और बच्चों से जो स्कूल संचालक है ना, जी हाँ, जो आधी फीस लेते हैं, हम लोग सब गरीब आदमी, हमसे भी मतलब पूरी फीस लेते हैं, तो सर उसकी शिकायत कहाँ पर करें सर? बहुत बहुत धन्यवाद। एक और शिकायत दीपक जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आरटी के तहत जो हमारे गरीबी रेखा से, हाँ, राइट टू एजुकेशन के तहत जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे वाले जो परिवार हैं उनके बच्चों को 25% सीटों में एडमिशन दिया जाता है सभी प्राइवेट स्कूलों में। और अगर इस तरह से एडमिशन नहीं दिया गया है और उनसे अगर पूरी फीस ली जा रही है तो ये वाकई बहुत आरटी के तहत इसका ये अपराध की श्रेणी में आता है और आप इससे संबंधित जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं और अगर आप चाहें तो वहाँ के कलेक्टर और सीओ को भी इस संबंध में लिखित शिकायत देकर सूचित कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया बातचीत यहाँ पर। और दीपक जी, आपसे बोलना चाहूँगी, मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे कि वो डाइस से किस प्रकार जुड़ सकते हैं और किस प्रकार आप वो अपेक्षाएं रख रहे हैं, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? साथियों, डाइस की जो जानकारी है वो सिर्फ जिला शिक्षा केंद्र और राज्य शिक्षा केंद्र तक ही सीमित नहीं है। इस जानकारी को एक वेबसाइट पर डाल दिया जाता है जिसको हम कहते हैं www.schoolreportcards.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने स्कूल को ढूंढकर या जिस स्कूल की भी जानकारी आप लेना चाहते हैं उस स्कूल को आप ढूंढ सकते हैं और उसका स्कूल रिपोर्ट कार्ड, पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको हिंदी में मिलेगा और उसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, नमस्कार एमपी से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी दर्शकों, अब समय हो गया है कि मैं आपसे विदा लूं क्योंकि घड़ी मुझे इजाजत नहीं दे रही है। तो चलिए आपको जाते जाते बता देती हूँ कि आप हमें ईमेल के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा पता भी जल्दी से नोट डाउन कर लें आप। नमस्कार एमपी, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013 और ईमेल आईडी है namaskaramp@gmail.com। अब हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं मधु तिवारी जी के साथ और उनके पास एक बहुत खूबसूरत भजन आपके लिए। नमस्कार एमपी। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए।
मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, मुझे रोज सवेरे साईनाथ तेरी सूरत दिखाई दे, मुझे रोज सवेरे साईनाथ तेरी सूरत दिखाई दे। सब भजन करे मिलकर रस कानों में घुल जाए, सब भजन करे मिलकर रस कानों में घुल जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। आते जाते बाबा तुमको मैं प्रणाम करूं, आते जाते बाबा तुमको मैं प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं, जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए।